समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के पहले हम लोगों ने पहला भूमिका के रूप में आर्य भाषा से हिंदी का उद्भव यह पहले पढ़ा, फिर दूसरे वीडियो में हिंदी शब्द की उत्पत्ति के विषय में पढ़ा, पुनः तीसरे वीडियो में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो हिंदी साहित्य का नामकरण और काल विभाजन हुआ है उसका विवरण पढ़ा। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसे आप अवलोकित करेंगे। आज हम लोग हिंदी साहित्य के आदिकाल के समय 1050 विक्रमी से 1375 माना जाता है, इसके विषय में विभिन्न विद्वानों के मतों की विवेचना करेंगे। इस संदर्भ में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरे आदिकाल में हिंदी का जो भी साहित्य मिलता है वह विविध प्रकार के वर्ण, भाषा, रचना शैली, विषय वस्तु सब में मिलता है, जिसका मैं आपको उल्लेख पहले बताना चाहता हूं। आप देखें, सर्वाधिक विवादित समय निर्धारण और नामकरण ये आदिकाल में ही है। दूसरी बात, उसका कारण क्या है? उसका पहला कारण है कि आदिकालीन साहित्य में अपभ्रंश का साहित्य भी विपुल मात्रा में मिलता है। विद्वानों ने कहीं कहीं अपभ्रंश के साहित्य को भी हिंदी में डाल दिया है। दूसरा, वर्ण विषय इसका विविध प्रकार का है, जैसे ऐतिहासिक कथानक, पौराणिक कथानक एवं लोक कथाएं, यह तो हुआ इसका वर्ण विषय। दूसरा, प्रवृत्तियां भी विभिन्न प्रकार की हैं, धर्म, राज्य, लोक भाव, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, आध्यात्मिक, रहस्यवादी, प्रशस्ति मूलक, वीर, श्रृंगार, हास्य एवं व्यंग्यात्मक साहित्य इस काल में मिलता है। इस प्रकार एक ही रस का साहित्य इसमें नहीं मिलता है जिससे कि इसका नामकरण किया जा सके। पुनः आगे देखें, शैली, प्रबंध, मुक्तक, रासो शैली, चरित, विलास, बेली, मंगल, कथा, ख्यात, विगत, पीढ़ी, विलास, वचनिका, चरचरी आदि शैली में इस काल का काव्य लिखा गया है। इसको मैंने संक्षेप में भी इधर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। वर्ण विषय, प्रवृत्ति, शैली और भाषा की विविधता के कारण आदिकाल का नामकरण करने में असुविधा है, विद्वानों में बड़े ही मतभेद हैं। अब आगे विद्वानों ने जो नामकरण किया है उसकी समीक्षा की जा रही है। सबसे पहले गारसे दत्तासी और शिव सिंह सेगर ने जो उनके समय में साहित्य उपलब्ध था, तत्कालीन साहित्य में कवियों की रचनाओं का एकत्र किया और उसका परिचयात्मक विवरण दे दिया है। कोई महत्वपूर्ण काल विभाजन नहीं किया गया है। उसके उपरांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। देखें, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रारंभिक हिंदी को चारण काल नामकरण करते हुए इसे 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी का समय माना है। वास्तव में इनके विभाजन में अपभ्रंश साहित्य की अधिकता है, जो 700 ईस्वी से प्रारंभ होकर लगभग 1000 ईस्वी तक विपुल मात्रा में प्राप्त होता है। उसको भी विद्वानों ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी के अंतर्गत मान लिया है, जो कि उचित नहीं है।
अगली बात जो आपको बतानी है, हिंदी साहित्य की रूपरेखा का विकास अलग से रेखांकित हुआ है, उसे मानना चाहिए। इसके उपरांत मिश्र बंधुओं ने हिंदी का काल विभाजन करते हुए आरंभिक काल नाम पहले तो दिया, आरंभिक काल नाम दिया। आरंभिक काल को दो विभागों में विभक्त किया। तो पहला है पूर्वारंभिक काल, ये देखे लिखा है पूर्वारंभिक काल। इसका समय भी उन्होंने विक्रमी संवत 700 से 1343 विक्रमी तक दिया है। इसमें भी उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन का ही अनुकरण किया है, ऐसा प्रतीत होता है। और इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उसमें भी मुख्यतः अपभ्रंश साहित्य को भी हिंदी के साथ जोड़कर मान लिया गया है, जो कि विद्वानों के अनुसार अनुपयुक्त है, अमान्य है। अभी तक आप लोगों ने अन्य विद्वानों के द्वारा काल निर्धारण और समय नामकरण आपने पढ़ा, वह सूचनात्मक है, विवरण केवल दे दिया गया है, वह विद्वानों में मान्य भी नहीं है। अब इसके उपरांत आप देखें, सर्वाधिक समीक्षात्मक, परिष्कृत एवं तर्कपूर्ण विवेचन काल विभाजन का और नामकरण का आचार्य रामशंकर शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है और इसी को आधार स्तंभ माना जाता है। इसका लेखन 1923 ईस्वी में हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण जानना। 1923 ईस्वी में लिखा गया। उस समय 12 रचनाएं शुक्ल जी को प्राप्त थी। इन रचनाओं का उल्लेख मैंने भाग 2 में कर दिया है, जिसमें पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि हैं। अमीर खुसरो की भी रचनाएं हैं। उन 12 रचनाओं में वीर रस की प्रधानता होने के कारण इन्होंने अर्थात शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नामकरण किया। वीर गाथा काल वीर रस की प्रधानता होने के कारण शुक्ल जी ने किया। इसका समय संवत 1050 से संवत 1375 विक्रमी निर्धारित किया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, फिर बता रहा हूं कि यही आलोचनात्मक इतिहास शुक्ल जी का आगे के लेखकों का, आगे के विवेचन करने वाले लेखकों का मुख्य आधार था। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो 12 रचनाएं प्राप्त हुई, शुक्ल जी की जो 12 रचनाएं प्राप्त हुई, उसमें से कुछ तो बाद की रचनाएं थी, कुछ अप्रमाणिक थी, कुछ बाद की रचनाएं सिद्ध हुई। और उसके बाद आज तक, उसके बाद 20-25 सालों में ही आदिकालीन हिंदी साहित्य विपुल मात्रा में प्राप्त हुआ। आदिकालीन हिंदी साहित्य विपुल मात्रा में प्राप्त हुआ, जिसको देखकर आगे के आलोचकों ने इसका नाम वीर गाथा काल रखना उचित नहीं समझा। आगे आपको बताएंगे। और क्योंकि जो रचनाएं 25 साल में प्राप्त हुई उसमें भक्ति रस भी है, श्रृंगार रस भी है, आम जनों के लिए लौकिक साहित्य भी है, अतः वीर गाथा काल में अव्याप्ति दोष, पूरा अर्थ उससे भ्रमित करता है, पूरा अर्थ उससे इंगित नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल में अपभ्रंश साहित्य को रखा, संधि काल में अपभ्रंश साहित्य को रखा, और आगे उन्होंने चारण काल नाम दिया। यह चारण काल रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल से मिलता है। कारण
वीर गाथात्मक रचनाएं चारण कवियों के द्वारा लिखी गई। उन्हीं चारण कवियों के आधार पर उन्होंने चारण काल नाम रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे की जो विभाजन है, काल विभाजन नामकरण, वह उसमें हमें अनुनासिकता ही ज़्यादा मिलती है, वैज्ञानिकता नहीं है, न तर्कपूर्ण है और न वैज्ञानिक विभाजन है, इसलिए वह अमान्य है। तदुपरांत महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी को एक रूपता देने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, किंतु बीज वपन से भ्रामक अर्थ ध्वनित होता है, इसलिए विद्वानों ने इसे नकार दिया। पुनः उसके उपरांत राहुल सांकृत्यायन ने नामकरण दिया। राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया सिद्ध सामंत युग। सिद्ध सामंत युग इसका नाम दिया, लेकिन इसमें भी अव्याप्ति दोष है, पूरा अर्थ उसका नहीं इंगित होता है। जैसे नाथ साहित्य, जैनियों का साहित्य, श्रृंगार साहित्य एवं लौकिक साहित्य का अर्थबोध नहीं होता है, जबकि यह विपुल मात्रा में इस काल में मिलता है। सबसे अधिक मान्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल है। इसके विषय में बताता हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 ईस्वी में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के भाषण में आदिकाल इसका नाम दिया और उसके उपरांत इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल यह पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें उन्होंने अनेक तार्किक प्रमाण दिए और सम्यक विवेचन के उपरांत विविध रसों की प्राप्ति के कारण इन्होंने किसी एक रस के नाम पर इस काल का नामकरण नहीं किया, वरन आदिकाल अर्थात प्रारंभिक काल अर्थात हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग के नाम से इसको इंगित किया। और कालांतर में यही मान्य हुआ। इस विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं कहा है, यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल है। हिंदी का यह काल जो उन्होंने आदिकाल नाम दिया उसका है, इनका कथन था, यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल है। पुनः अंतिम बात एक बार और उन्होंने आगे अपने पुस्तक में लिखा है, इसी बात को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, यद्यपि साहित्य की दृष्टि से यह काल बहुत कुछ अपभ्रंश काल का बढ़ाव ही है, पर भाषा की दृष्टि से यह परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा की सूचना लेकर आता है। इसमें भावी हिंदी भाषा और उसके काव्य रूप अंकुरित हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्त साहित्य की समीक्षा करने के उपरांत उन्होंने यह मूल वाक्य कहा, लिखा है। इस मूल वाक्य को याद कर लेना आवश्यक है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अंकों की प्राप्ति उद्धरण के माध्यम से ज़्यादा होती है। अब अंतिम बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज यह जो भाषा अंकुरित हो रही थी, हिंदी भाषा,
इसी के हिंदी भाषा के ही साहित्य की मैंने आपको बताया था कि विविध प्रवृत्तियां मिलती हैं। उसी की विविध प्रवृत्तियों का बोध कराने के लिए आदिकाल का नाम दिया गया, आदिकाल का नामकरण किया गया। आज लगभग सभी इतिहास लेखक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक जो भी साहित्य मिलता है उन सब का नाम आदिकाल के रूप में करते हैं, अर्थात आदिकाल के अंतर्गत ही समस्त उन साहित्य को रखा जाता है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि आदिकाल से कहीं भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाए प्राचीन काल की, लेकिन जब भी हम आदिकालीन साहित्य की बात करेंगे तो केवल साहित्य का ही, हिंदी साहित्य का ही आदिकाल समझ में आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। अब अंतिम बात आपको आदिकाल के विषय में बताना है कि समय निर्धारण आचार्य शुक्ल जी ने जिस प्रकार से किया है लगभग वही समय मान्य लिया जाता है। संवत 1000 विक्रमी से 1400 विक्रमी तक मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अधिक विवेचना के उपरांत और बहुत अधिक विश्लेषण के उपरांत उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अतः आधार स्तंभ बाद के लोगों का आचार्य शुक्ल जी। आदिकाल से संबंधित समस्त विवेचनाएं आपने अभी तक पढ़ा। अगला वीडियो हिंदी साहित्य के अगले विभाजन की विवेचना के साथ प्रस्तुत होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की शंका हो उसके समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न, अपनी शंका लिखें, हम उसका निवारण शीघ्र कर देंगे। इसके साथ ही निवेदन यह भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।